हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल। मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गई। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है, तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है। मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू। मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्दी वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कढ़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी। अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कढ़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा,
शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है, तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई, देखो तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस ना हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत भूत भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म, मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहां दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थी। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया और मेरी वजह से
तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़े ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो, तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो। नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उसके बाद में हुआ यूं के उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो, मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती, उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ, इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में
प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वहीं सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ू, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ू, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई। जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं। वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।